गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है बुद्धि के सिद्धांत। आज का अपना टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत। साथियों, बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहले हम एक खंडात्मक बुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसको एक तत्व सिद्धांत भी कहते हैं या एक कारक बुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। आज हमारा जो परिचर्चा का विषय है बुद्धि के सिद्धांत, इनमें हम एक खंडात्मक या एक तत्व या एक कारक बुद्धि सिद्धांत के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने, टर्मन ने और स्टर्न ने। अल्फ्रेड बिने, टर्मन और स्टर्न ने 1911 ईस्वी में किया। याद रखने वाली बात है, बुद्धि का जो एक खंडात्मक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने, टर्मन और स्टर्न ने 1911 में किया। हम इसको इसके नाम से ही समझ सकते हैं, एक खंडात्मक, एक कारक या एक तत्व बुद्धि सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि व्यक्ति के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उन सब कार्यों में हमारी जो बुद्धि काम में आती है उसमें एक ही कारक जिम्मेदार होता है। एक ही वो कारक होता है जिसके कारण से बच्चा गणित में इंटेलिजेंट होता है, उसी के कारण से बच्चा इंग्लिश में इंटेलिजेंट होता है, उसी के कारण से बच्चा साइंस में इंटेलिजेंट होता है, उसी एक कारक के कारण से बच्चा संस्कृत में इंटेलिजेंट होता है। या यूं कहें कि हमारी बुद्धि में वो एक ही कारक होता है जिसके कारण से हम इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, नेता बनते हैं, फिल्म अभिनेता बनते हैं, बेरोजगार बनते हैं, कुछ नहीं करने वाले बनते हैं, व्यवसायी बन जाते हैं। तो ये सारे कार्य हम करते हैं, उसका जिम्मेदार केवल हमारी बुद्धि में एक ही कारक होता है। ये स्पष्ट करता है एक खंडात्मक, एक तत्व या एक कारक बुद्धि सिद्धांत। इन तीनों ने, अल्फ्रेड बिने, टर्मन और स्टर्न ने 1911 में ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारी बुद्धि में एक ही कारक होता है जो सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। हम जितने भी कार्य करते हैं, प्रत्येक कार्य को करते समय वो एक ही कारक है जो सहयोग करता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में कोई एक खंड होता है, हमारी बुद्धि में कोई एकमात्र खंड होता है जो सारे कार्यों को पूरा करता है। और ये एक खंड हावी होता है, यानी एक ही खंड द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। इस सिद्धांत की इस मान्यता के कारण से ही एक विद्वान हुए हैं जॉनसन। जॉनसन ने इस सिद्धांत को निरंकुशवादी बुद्धि सिद्धांत कहा। निरंकुशवादी बुद्धि सिद्धांत का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक खंड सिद्धांत को निरंकुशवादी बुद्धि सिद्धांत किसने कहा? जॉनसन नामक विद्वान ने। क्यों कहा? क्योंकि ये सिद्धांत ये कहता है कि हमारी बुद्धि में एकमात्र खंड होता है जो सारे कार्यों को पूरा करता है। इस कारण से कहा। साथ ही इस सिद्धांत की आलोचना या इस सिद्धांत को अधूरा हम इस कारण से भी मानते हैं
या यूं कहें कि यह सिद्धांत इसलिए सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अगर एक ही कारक होता है जो हमारी बुद्धि के माध्यम से सारी कार्य करता है, तो जो बालक गणित में होशियार है, जो बालक गणित में संपूर्ण है, वही बालक इतिहास में कमजोर क्यों होता है? जबकि व्यवहारिक रूप से ऐसा पाया जाता है, अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें तो ऐसा होता है कि हम एक कार्य को बहुत अच्छे से कर लेते हैं और दूसरा कार्य जो है वो हम ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। अगर एक ही कारक होता है तो डॉक्टर जो बहुत अच्छा ऑपरेशन कर लेता है, वो इंजीनियर का काम क्यों नहीं कर पाता है? इस कारण से भी ये जो सिद्धांत है वो अव्यवहारिक प्रतीत होता है। इसके बाद में हम द्विखंडात्मक सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करें। उससे पहले एक बार फिर थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज हम बुद्धि के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम एक खंडात्मक, एक तत्व या एक कारक बुद्धि सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करेंगे। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो अल्फ्रेड बिने, टर्मन और स्टर्न ने 1911 ईस्वी में किया। टर्मन, अल्फ्रेड बिने और स्टर्न ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारी बुद्धि में एक ही कारक होता है जो सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। हम जितने भी काम करते हैं, प्रत्येक कार्य करते समय ये जो एक कारक होता है वही सहयोग करता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में कोई एकमात्र खंड होता है जो हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को पूरा करता है, और इस एक खंड के प्रभावी होने की पुष्टि करने के कारण से ही जॉनसन नामक विद्वान ने इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा है। इस सिद्धांत की आलोचना भी होती है, इस सिद्धांत को सही नहीं मानते हैं। इसका एक कारण स्पष्ट होता है कि अगर ऐसा हो कि एक ही कारक होता है जो सभी व्यक्तियों के कार्यों को पूरा करता है, तो जो बच्चा अंग्रेजी में होशियार है वह बच्चा संस्कृत में कमजोर कैसे हो सकता है? फिर तो संस्कृत में भी होशियार होना चाहिए। या जो बच्चा संस्कृत में होशियार है वो मैथमेटिक्स में कमजोर क्यों है? वो मैथमेटिक्स में भी होशियार होना चाहिए। हम एक काम को अच्छे से कर लेते हैं लेकिन दूसरे काम को नहीं कर पाते हैं, क्यों? अगर वो एक ही कारक हमारे सारे कार्य संपादित करता है तो फिर हम एक कार्य को जितने अच्छे ढंग से करते हैं उतने ही अच्छे ढंग से हम दूसरे कार्य को भी कर सकते हैं। मैं एक शिक्षक हूं, अगर वो एक ही कारक है तो मैं जितने अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं फिर तो मैं उतनी ही अच्छी तरीके से ऑपरेशन भी कर सकता हूं, डॉक्टर का काम भी कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर पाता क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में एक ही कारक प्रभावी नहीं होता है। इस कारण से इस सिद्धांत को सही नहीं माना गया है। अब हम परिचर्चा करेंगे बुद्धि का जो दूसरा सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत या द्विखंडात्मक सिद्धांत, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। धन्यवाद।